कल हम लोग क्या चले थे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़े थे, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, और आज चलेंगे आर्टिकल 76। तो आर्टिकल जो 76 जो है किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, महान्यायवादी से, है ना। आखिर महान्यायवादी कौन होता है, इसका क्या कार्य है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में यानी महान्यायवादी के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ये महान्यायवादी कौन होता है, तो ये हमारा केंद्र सरकार का क्या होता है, उच्चतम विधि अधिकारी होता है ना। ये क्या होता है, उच्चतम विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है, और ये हमारे सरकार को कानूनी मामले में सहायता प्रदान करता है सरकार को। और जो भी सरकार के संबंधित जो पक्ष होंगे वो क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट में रखता है। जो भी अगर सरकार से संबंधित कोई विवाद होता है तो सरकार का पक्ष रखने वाला अगर कोई उच्चतम अधिकारी है तो कौन है, महान्यायवादी है। इसके अलावा इसका भी अपना कुछ कर्तव्य होता है ना। और राष्ट्रपति जो भी इसको अगर सलाह मांगते हैं, परामर्श मांगते हैं, तो वो भी क्या करता है कि ये राष्ट्रपति को परामर्श देता है, लेकिन इसका जो है सलाह किसी पर बाध्यकारी। तो चलते हैं, नहीं वो दूसरा अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, हाँ, यानी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, है ना। और यानी इसके बारे में जो है बताते कि 2 अनुच्छेद 1 है यानी आर्टिकल 76, और दूसरा क्या है, आर्टिकल 88। तो 88 आगे बताएंगे। और ये जो महान्यायवादी होता है किसको बनाया जा सकता है, तो जिस व्यक्ति के अंदर, है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, उस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। कह नहीं सकते, राष्ट्रपति उनको चुनता है, ये नियुक्त करता है। यानी इसकी योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, योग्यता, तो इसकी योग्यता है जो, ठीक है, जो, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, उसे हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है, सुप्रीम कोर्ट का है उसको जो है यानी राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है। एक मिनट, अब बोलिए। तो यानी वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसको जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, यह जो है केंद्र सरकार का, यह केंद्र सरकार का उच्चतम यानी उच्चतम विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है।
है ना। मतलब कि यदि केंद्र सरकार और किसी के बीच अगर विवाद होता है तो केंद्र सरकार की तरफ से उसका क्या होता है, यानी वकील कहा जाए, कहिए इसको, यानी मुख्य जो वकील होंगे ना, ये कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। यह राष्ट्रपति को तो ठीक है, यह राष्ट्रपति को ठीक है, जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और यह एक ऐसा अधिकारी है जो भारत के किसी भी क्षेत्र में कानूनी, ठीक है, मतलब कि ऐसा अधिकारी होता है कि भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक है, जा करके अपना पक्ष रख सकता है। किसी भी, कहीं भी, किसी भी राज्य में, चाहे सुप्रीम कोर्ट यानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट हो तो, और चाहे किसी भी स्टेट में जो उच्च न्यायालय है, वहां पर भी ये क्या कर सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख सकता है। इसे भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है, अधिकार है। ओके, और आखिर इसका जो कार्यकाल कितना होता है ना। योग्यता तो आप लोग देख लिए कि योग्यता जो है इसका क्या होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता जो भी है वही होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने का योग्यता क्या होना चाहिए, कम से कम, हाँ, मतलब कि आप की तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं, या आप 10 साल तक किसी न्यायालय में क्या किए हैं, वकील के पद पर काम किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो क्या बता रहे थे हम इसमें, तो इसकी जो है योग्यता के बारे में आप लोग जान लिए। कार्यकाल देखिए, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पदधारण, हाँ, यानी जब तक ये राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। हाँ, मतलब कि ये राष्ट्रपति का अधिकार है। हालांकि इसकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह से करते हैं, है ना। आपको पता थे, राष्ट्रपति पढ़ाए होंगे कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं। तो इसकी भी जो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही, तो हटाएंगे भी तो किसके सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पे हटाएंगे, लेकिन हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति। हाँ बोलिए, हर जगह, यानी हर जगह अलग अलग अधिकारी का अलग अलग पावर होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यानी अपने सही तरीके पे चल रहे हैं, आप अपने जगह पे सही हैं, तो आप कहीं भी अपना पक्ष रख सकते हैं, आपको दबाया नहीं जा सकता है, धमकाया नहीं जा सकता है। हो सकता है कि वहां पर आपको कोई कुछ बोल दे, लेकिन दूसरे जगह जाने के बाद फिर उस पर क्या हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी कि नहीं। हाँ, लेकिन जब आप सही अपने रास्ते पे होंगे तब कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है कि जो सुप्रीम है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, तो बात करें, अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें,
यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आप सुने होंगे कि वो अंतिम होता है ना। क्या उसका फैसला अंतिम है? उसका भी फैसला अंतिम नहीं है, क्योंकि यानी वो जो सजा सुनाते, जो सुप्रीम कोर्ट सुनाते, जो सजा सुनाता है, तो उससे भी गलती होने की संभावना हो सकती है ना। तो इसीलिए क्या राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति से भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए वो किसके यानी सलाह पर काम करते हैं? मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद में कई सारे लोग होते हैं, है ना। तो इस तरह क्या किया गया है कि मतलब कि कोई सुप्रीम नहीं है। अब जैसे मानते हैं कि आपके जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय अगर कोई फैसला सुना दिया तो क्या उसकी फैसला सुप्रीम है? नहीं। उसके खिलाफ आप कहा जा सकते हैं? आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, है ना। फिर भी आपको लगता है कि हमको न्याय नहीं मिल पाया, आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, है ना। तो यानी आपको कई सारा जो है रास्ता है। तो देख लीजिए, तो इनका जो है महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है। ये यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। तो इनका वेतन कौन देता होगा? नहीं, इनका वेतन का जो निर्धारण भी, वेतन भत्ता का निर्धारण भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। इसलिए इनका वेतन जो है फिक्स नहीं है। एगो होता है कि नहीं, इनका वेतन फिक्स कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जो निर्धारित करेंगे वही जो है इनको वेतन भत्ता दिया जाता है। इसलिए इसको अधिकार है कि यह निजी तौर पर भी अपना कानूनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप सरकारी कर्मचारी है ना, तो आप सरकारी कर्मचारी है तो आप निजी कोई काम नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि सरकारी कर्मचारी है, नीचे चलिए स्कूल खोल के चला रहे हैं, है ना, तो उस पर हो सकता है कि आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाए। हाँ, क्या चाहिए? नहीं, इस तरह नॉर्मल नहीं चला सकते। आपको जो है मेन काम दिया गया उस पर करना पड़ेगा। अब जैसे आपको ये स्कूल के टीचर लोग हैं, है ना, देखिएगा कि इनको मना है कि आप कोचिंग नहीं खोल सकते। नहीं, नहीं खोल सकते, इनको मनाही होती है कि आप कोचिंग नहीं चला सकते। और बाकी अगर प्राइवेट में भी कोई कोचिंग चलाता है तो अभी तो वर्तमान में यही नियम है कि क्लास पीरियड में जो स्कूल का टाइमिंग है उसमें नहीं चला सकते आप, है ना। तो क्यों? क्योंकि स्कूल के टीचर क्या है? सरकारी कर्मचारी है। तो जो भी कर रहे हैं वो अलग बात है। हाँ, तो होते हैं कुछ लोग करते हैं, तो अगर उन पर अगर कोई कंप्लेंट करे तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, समझे ना, नियम नहीं है। तो ऐसे ही महान्यायवादी को कहने का मतलब कि यह एक सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते हैं, है ना, क्योंकि इनका वेतन भी फिक्स, एक सरकारी कर्मचारी का वेतन फिक्स होता है। इधर देखिए, एक सरकारी कर्मचारी का वेतन फिक्स होता है, लेकिन इनका वेतन फिक्स हाँ, मतलब कि यानी इनको अपना निजी प्रैक्टिस करने का अधिकार है ना, कि अगर आप चाहेंगे कि कहेंगे कि लीजिए इतना पैसा हमारे तरफ से भी क्या कीजिए कि केस लड़िए, तो आपका भी वो केस लड़ सकते हैं, है ना। तो आगे चलिए, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। देखिए, महान्यायवादी का कार्यकाल, महान्यायवादी का कार्यकाल, ठीक है, यानी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। मतलब कि इसके बारे में हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ना, प्रसाद पर्यंत ना हो, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। इनका वेतन भत्ता
इनका वेतन, इनका वेतन भत्ता राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, निर्धारित करते हैं ना कि इनको कितना दिया जाएगा। और एक बात याद रखिए कि इनका जो अधिकार है एक संसद के बराबर अधिकार होता है। जो संसद को सुविधाएं दी जाती है ये उनको भी सुविधाएं दी जाती है ना। महान्यायवादी को, महान्यायवादी वादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है। ठीक है, यानी संसद के किसी भी बैठक में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। अगर किसी विषय पर अगर कोई मत जो है यानी पास होता है वोट के द्वारा तो वो मत नहीं दे सकते हैं, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। ओके, तो इनको वो सारी सुविधाएं प्राप्त होती है किनके बराबर, तो जो संसद, हाँ यानी वोट नहीं दे सकते इन्हें वे सभी सुविधाएं प्राप्त होती है जो एक संसद सदस्य को दिया जाता है, जो एक संसद सदस्य को दिया जाता है। संसद सदस्य को दिया जाता है। ओके, तो इसका मतलब जो है इनको जो सुविधा दिया जाएगा एक संसद के सदस्य के बराबर, लेकिन पेमेंट कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति। कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन याद रखना है कि नियुक्ति में राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर करेंगे, हाँ यानी मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेंगे। हटाते भी हैं तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर हटाते हैं। हटाने का जो है उल्लेख जो है कोई भी यानी हटाने का आधार क्या होगा इसके बारे में संविधान में वर्णन नहीं किया गया है ना। कि जैसे आप जानते होंगे कि जो राष्ट्रपति को क्यों हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को क्यों हटा सकते हैं, तो इसका तो आधार होता है, लेकिन इनको हटाने का कोई आधार नहीं है कि कौन सा यानी किस आधार पर इनको हम हटाएंगे। राष्ट्रपति जब चाहे तब उनको हटा सकता है। इनका मेन कार्य है कि इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य यही है कि ये यानी हमारे केंद्र सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं और यानी केंद्र सरकार के जितने भी जो है पक्ष से यानी न्यायालय में क्या करते हैं, जाते हैं और सुनवाई में भाग लेते हैं, सारे केंद्र सरकार के पक्ष को न्यायालय के सामने रखते हैं। यानी इस तरह यह केंद्र सरकार के क्या है कि सबसे उच्च वकील है। ठीक है, सबसे उच्च वकील होते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं, इनको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और इनके सलाह इनके लिए सहायता के लिए इनके सलाह यानी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। ठीक है, और उसके बाद एक और नियुक्ति होती है जिनका नाम है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, है ना। तो इनको सहायता के लिए दो अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति होती है, एक सॉलिसिटर जनरल और एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ओके, लेकिन हेड कौन होंगे उसमें, महान्यायवादी। तो इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि महान्यायवादी को
मैंने कहाँ पर सुनने का अधिकार नहीं है, तो सभी जगह इनको सुनने का अधिकार है। किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है, और वहां पर क्या कर सकते हैं कि सरकार का पक्ष रख सकते हैं। ओके, हाँ हाँ, तो बोल सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए कि ये है आर्टिकल आर्टिकल यानी 88, यानी आर्टिकल 88 के तहत ये जो है महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, यानी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अपना मत दे सकते हैं। या इनको किसी भी समिति का सदस्य बनाया जाता है। संसद की कई समितियां होती है, ठीक है, या जरूरत पड़ने पर समितियां बनाई जाती है, तो किसी भी समिति का इन्हें सदस्य बनाया जा सकता है और उस समिति के जो बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या यानी मत नहीं दे सकते। तो ये जो है हमारे महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है। याद रखना है कि महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल दो, एक है 76 और दूसरा है 88। एक आर्टिकल क्या है 88, ठीक है, मतलब कि जितना भी बताए वो आर्टिकल 76 के तहत, और ये जो बताए कि महान्यायवादी किसी भी संसद में क्या, संसद के किसी भी सदन में क्या शामिल हो सकता है, ये किसके तहत, आर्टिकल 88। ओके, तो संक्षेप में हम लोग महान्यायवादी के बारे में देख लिए। तो चलिए बताइए, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 73। महान्यायवादी जो है संसद के किसी सदन में भाग ले सकता है, ठीक है, लेकिन मत नहीं दे सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, तो यानी महान्यायवादी का जो है कार्यकाल कितना है? निश्चित नहीं है। महान्यायवादी को कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ओके, महान्यायवादी को हटाने का आधार क्या है? इनका आधार कोई संविधान में लिखित नहीं है। ओके, महान्यायवादी कौन होता है? तो हमारे केंद्र सरकार का यानी कानूनी मुख्य कानूनी सलाहकार होता है या मुख्य विधि अधिकारी होता है। ओके, जो कानून के मामले में पर जो है सरकार को सलाह देता है, जब सरकार मांगे तो भी, ठीक है, और यानी कहने का मतलब कि इसको जो भी काम सौंपा जाए वो सब करेगा, चाहे राष्ट्रपति सौंपे या चाहे केंद्र सरकार। ओके, ये हमारा क्या हुआ, महान्यायवादी से संबंध, आर्टिकल 76 हो गया ना। अब आर्टिकल 77 उसको चले छोड़ देते हैं।